हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज सीरीज में एक न्यू चैप्टर को, एंड दैट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपकी एग्जाम में। तो आज बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स को हम डिटेल्स में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो टॉपिक इज कंप्यूटर नेटवर्क्स और यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेयर 5 ऑफ OSI मॉडल इज ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर या फिर नेटवर्क लेयर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो हमारी नेटवर्किंग है वो बेस्ड होती है दो मॉडल्स पे। फर्स्ट इज OSI मॉडल एंड सेकंड इज TCP IP मॉडल। जो इम्प्लीमेंटेड मॉडल है वो तो TCP IP मॉडल है, लेकिन जो OSI मॉडल है वो एक डिटेल्ड और थ्योरेटिकल मॉडल है जहाँ पे 7 लेयर्स होती हैं, और TCP IP जो कि इम्प्लीमेंटेड मॉडल है वहाँ पे होती है 4 to 5 लेयर्स। लेकिन आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो दोनों मॉडल से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक बार OSI मॉडल की। OSI मॉडल हैज 7 लेयर्स। OSI की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, क्या होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसके साथ साथ ये 7 लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है। ये 7 लेयर्स होती हैं इसके अंदर, और हर एक लेयर की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है। और सेंडर और रिसीवर जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो इन सारी लेयर्स का अपना अपना एक रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक बार कौन कौन सी लेयर होती है। आई होप सो आपको ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको बता देती हूँ। द वेरी फर्स्ट लेयर इज फिजिकल लेयर। तो इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए प्रॉपर ऑर्डर पता होना चाहिए लेयर्स का। इसके बाद होती है डेटा लिंक लेयर, नंबर 2 डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके बाद आती है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर, जो कि हमारे एंड यूजर से कम्युनिकेट करती है, एप्लीकेशन लेयर। तो आपको इन लेयर्स की नंबरिंग अच्छे से पता होनी चाहिए। नंबर 1 पे फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा है लेयर नंबर 5 कौन सी है, तो सेशन लेयर है। अब आपको कमेंट में बताना है कि सेशन लेयर जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी सेशन लेयर के साथ एसोसिएटेड है। अगर हम बात करें PDU की, PDU स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए कि कौन सी लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट यूज होती है। तो फिजिकल लेयर पे हम बात करते हैं बिट्स की। ठीक है, बिट्स में हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें डेटा लिंक लेयर की, तो यहाँ पे हम फ्रेम्स की बात करते हैं। कलेक्शन ऑफ बिट्स से हम फ्रेम बनाते हैं। इसके बाद नेटवर्क लेयर पे हम बात करते हैं पैकेट की। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम बात करते हैं डेटाग्राम की। ठीक है, या फिर डेटा भी कह सकते हो आप। और इसके ऊपर जितनी भी लेयर है यहाँ पे हम बात करते हैं डेटा की ही बात करते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कौन सी लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। कमेंट में आप बताएंगे सेशन लेयर की फंक्शनैलिटीज, कौन कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटीज है जो सेशन लेयर के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, इसके अलावा हर लेयर पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स ऐड कर रही हूँ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो, ये पॉइंट सबको नहीं पता होते, लेकिन अगर आपको पता होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ऑब्वियसली हर स्टूडेंट को इसका आइडिया नहीं होगा, तो अगर आप इसको समझेंगे तो इट विल गिव यू सम बेनिफिट ऑल्सो। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए जो 7 लेयर्स हैं
वो सेंडर एंड पे भी है, रिसीवर एंड पे भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ। मैं आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और बता देती हूँ जो आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के देती हूँ यहाँ पे, ईच लेयर ऑफ OSI मॉडल सेंड या फिर गिव्स डेटा टू डैश लेयर। ठीक है, टू डैश लेयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या बोला हुआ है, जो OSI मॉडल की हर एक लेयर है वो डेटा को सेंड करती है या फिर देते हैं कौन सी लेयर को? अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ सकते हैं, अबव लेयर या फिर बिलो लेयर। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको एक चीज भी पता होनी चाहिए, वो ये है कि ये जो 7 लेयर्स हैं ये आपके सेंडर एंड पे भी होती है। ठीक है, और यही आपकी 7 की 7 लेयर्स आपके रिसीवर एंड पे भी होती है। ठीक है, रिसीवर एंड पे भी यही लेयर है। तो जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ पे नहीं लिखा कि कौन सी एंड की बात हो रही है, रिसीवर एंड की या फिर सेंडर एंड की, बिकॉज कम्युनिकेशन के लिए तो दोनों ही जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे नहीं लिखा कि कौन से एंड की बात कर रहे हैं, सेंडर या रिसीवर, क्योंकि दोनों के लिए आंसर अलग अलग होने वाला है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है हमेशा कि रिसीवर एंड की ही बात हो रही है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना कि बाय डिफॉल्ट आपको रिसीवर एंड का ही पॉइंट याद रखना है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट करूं, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या होती है, एप्लीकेशन। जस्ट अ मिनट, ये हमारा हो गया सेंडर एंड, यहाँ पे भी 7 लेयर्स हैं, और ये हमारा हो गया रिसीवर एंड। अब देखो ध्यान से, एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे मान लो आपके एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा होता है ये सेंडर एंड से आता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से डेटा ट्रांसमिट होना स्टार्ट हुआ सेंडर वाले एंड पे, और उसके बाद इस वाले फिजिकल लेयर से डायरेक्टली इस वाले फिजिकल लेयर पर जाएगा, और फिर ऐसे करते करते वो ऊपर पहुंचेगा फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर की तरफ। तो दोनों केस में जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया। अब जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा था, क्वेश्चन इज सेइंग ईच लेयर ऑफ OSI मॉडल सेंड और गिव्स डेटा टू डैश लेयर। तो आप अगर हम बात करें रिसीवर एंड की, तो रिसीवर एंड पे क्या हो रहा है, देखो रिसीवर एंड पे जो हर एक लेयर है वो डेटा को दे रही है, किसे, अबव लेयर को। देखो फिजिकल लेयर ने डेटा लिंक लेयर को दिया, डेटा लिंक लेयर ने नेटवर्क लेयर को दिया, तो यहाँ पर हर एक लेयर डेटा को दे रही है कहाँ पे, अबव लेयर को। अगर यहाँ पे कोई भी एंड नहीं दिया हुआ तो आपको रिसीवर एंड मानना है, और आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे डेटा को अबव वाली लेयर को सेंड करा जा रहा है। यहीं पर अगर बात करूं मैं सेंडर एंड की, तो वहां पर क्या हो रहा है कि डेटा को रिसीव करा हुआ जा रहा है, कौन सी, डेटा को रिसीव करा जा रहा है कहां से, आपकी अबव लेयर से। ठीक है, आपकी अबव लेयर से डेटा को रिसीव करा हुआ जा रहा है, सेंटर एंड पे ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पर मैं थोड़ा चेंज कर दूं और ये लिख दूं, इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं और ये लिख दूं, ईच लेयर ऑफ OSI
receives data फ्रॉम, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन समझने वाली बात है, फ्रॉम डैश लेयर। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डेटा को सेंड करा जा रहा था, यहाँ पे डेटा रिसीव हो रहा है। तो ओएसआई मॉडल में अब यहाँ पर एंड नहीं दिया हुआ, कौन से एंड की बात कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट रिसीवर एंड मान के चलना है। ठीक है, क्या बोला है, हर एक लेयर ओएसआई मॉडल की रिसीव कर रही है डेटा को, कौन सी लेयर से, नीची वाली लेयर से, मतलब बिलो लेयर से। तो डेटा को रिसीव कहाँ से कर रहे हैं, बिलो लेयर से कर रहे हैं, रिसीवर एंड की बात कर रही हूं मैं। और डेटा को दे कहाँ रहे हैं, डेटा को अबव लेयर को दे रहे हैं। आई रिपीट, डेटा को रिसीव कर रहे हैं नीचे वाली लेयर से, बिलो लेयर से, और डेटा को सेंड कहाँ कर रहे हैं, अबव लेयर को। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर अलग अलग होने वाले हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन रिसीवर एंड के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में रिसीवर भी नहीं लिखा और सेंडर भी नहीं लिखा तो आप मानोगे रिसीवर, लेकिन अगर क्वेश्चन में सेंडर लिखा हुआ है तो फिर आपको ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड सेंडर एंड पे क्या होता है, डेटा को कैसे सेंड करते हैं, डेटा को सेंड करते हैं बिलो लेयर को। ठीक है, ध्यान से देखो, डेटा को हम बिलो लेयर को सेंड करते हैं, और जो डेटा है वो अबव लेयर से रिसीव हो रहा होता है। तो यहाँ पे दोनों एंड में क्वेश्चन के आंसर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन सेंडर के रिस्पेक्ट में आएगा तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर रिवर्स हो जाएंगे, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छे से पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। आई होप सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल लेयर ही हमारी क्या होती है, सबसे पहली लेयर होती है ओएसआई मॉडल में। ठीक है, रिसीवर एंड पे तो क्या होता है, फिजिकल लेयर पहली होती है, लेकिन सेंडर एंड पे कौन सी पहली होती है, सेंडर एंड पे तो हमारी एप्लीकेशन पहली होती है, और फिजिकल लेयर सातवीं लेयर होती है। इसका ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार ये कंफ्यूजन पैदा कर देती है। आपको इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, एक बार दोबारा सुनो कि मैंने क्या बोला है, और फिर एक बार दोबारा रिवाइज करने का ट्राई करो। मैंने ये बोला है कि सेंडर एंड पे जो डेटा है वो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होता है ट्रांसमिट होना, और फिजिकल लेयर की तरफ आता है। इसका मतलब सेंडर एंड पे पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर होती है और सातवीं लेयर फिजिकल लेयर होती है, और सेंडर एंड की फिजिकल लेयर से जो डेटा है वो रिसीवर एंड की फिजिकल लेयर पे जाता है। तो फिर रिसीवर के लिए पहली लेयर कौन सी हो गई, फिजिकल। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा होता कि कौन से एंड की बात कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट रिसीवर मान के चलोगे। तो अगर हम बाय डिफॉल्ट रिसीवर एंड को मानेंगे तो रिसीवर के रिस्पेक्ट में तो हमेशा फिजिकल लेयर ही पहली होती है। इसीलिए हम हमेशा यही पढ़ते हैं ओएसआई मॉडल में कि फर्स्ट इज द फिजिकल लेयर, क्योंकि हम हमेशा रिसीवर के रिस्पेक्ट में देख रहे होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करके आपको कंफ्यूज करके भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स मैं ऐड कर देती हूँ जो आप जानते ही हो, कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसे हम बोलते हैं हर्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर को हम बोलते हैं हर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर की जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स, इन्हें हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर्स। ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच हो गया यहाँ पे, लेकिन आप समझ जाओगे, आई होप सो। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे की 3 लेयर है, इन्हें हम बोलते हैं हार्डवेयर लेयर्स। ठीक है, अब मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और बता दिए हैं। कमेंट में आप सेशन लेयर की फंक्शनैलिटीज को जरूर से पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, फंक्शनैलिटीज को बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज द क्लास सी IPv4 एड्रेस मस्ट स्टार्ट विद डैश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन देखो कैसे है, 101, 011, 110 या फिर 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए IPv4 एड्रेसिंग किस तरीके से होती है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपकी क्लासफुल एड्रेसिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बार आपको शॉर्ट में एक चार्ट समझा देती हूँ, जहाँ पे आपको क्लासफुल एड्रेसिंग बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। क्लासफुल एड्रेसिंग, ठीक है, IPv4 के अंदर क्लासफुल और क्लासलेस 2 टाइप की एड्रेसिंग होती है। जनरली आपसे क्लासफुल एड्रेसिंग ही पूछते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है क्या,
अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको पता है कि 5 क्लासेस होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, हालांकि क्लास डी और क्लास ई हम यूज नहीं करते, बिकॉज जो क्लास डी होती है वो रिजर्व्ड होती है मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टीकास्टिंग और ईमेल ग्रुप में जो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए ये रिजर्व्ड है। सिमिलरली क्लास ई भी हमारी रिजर्व्ड होती है मिलिट्री पर्पस के लिए, इसे भी हम यूज नहीं करते हैं, मिलिट्री पर्पस के लिए ये रिजर्व्ड है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की। तो क्लास ए, आप जानते हो IPv4 जो एड्रेस होता है वो कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है IPv4 एड्रेस। ठीक है, अब 32 बिट्स को हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि वो अलग अलग क्लासेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम बात करें क्लास ए की, तो देखो क्लास ए के अंदर क्या होता है, अगर हम बात करें, हम इस 32 बिट्स को 8 बिट्स के 4 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 4 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास पहला ग्रुप है 8 बिट का। ठीक है, उसके बाद आपको पता है, अगर हम बात करें IP एड्रेस की तो हम उसे डॉट से सेपरेट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें उसकी रिप्रेजेंटेशन की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो IP एड्रेस है उसे हम अलग अलग नोटेशंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाइनरी नोटेशन, सेकंड इज डेसिमल डॉटेड नोटेशन एंड थर्ड इज हेक्साडेसिमल नोटेशन। तो जनरली हम बात करते हैं डेसिमल डॉटेड नोटेशन की। तो डेसिमल डॉटेड नोटेशन के अंदर हम डेसिमल नंबर्स को सेपरेट करते हैं डॉट से। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बिट्स यहाँ है, इसके बाद डॉट, देन वी हैव अनदर 8 बिट्स, देन अनदर 8 बिट्स, देन अनदर 8 बिट्स, इस तरीके से होता है। तो 8 बिट्स को हमने डिवाइड कर लिया, ये भी 8 बिट्स है। जस्ट अ मिनट, एक बार आप ये समझ लोगे तो इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आराम से समझ में आने लग जाएंगे। अब देखो, अगर हम बात करें क्लास ए की, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एक बार इसमें भी, ताकि आपको इकट्ठे समझा पाऊँ। यहाँ पे ये 8 बिट्स है, इस तरीके से। ठीक है, तो क्लास ए में क्या होता है, जो स्टार्टिंग की फर्स्ट 8 बिट्स होती हैं, ये वाली जो 8 बिट्स हैं, ये वाली जो हमारी 8 बिट्स है, 1 2 3 4 4 5 6 7 8। ठीक है, एक मिनट देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट 8 बिट्स जो होती है ये हमारी, अगर मैं सेपरेट कर दूं इसको ऐसे, तो ये नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करती है, नेट आईडी बोल सकते हैं। और जो बाकी की हमारी जो 8 बिट्स के 3 ग्रुप बच गए हैं वो हमारी होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करती है, होस्ट आईडी को। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, क्लास ए के अंदर जो 8 बिट्स में पहली वाली लीडिंग बिट है, ठीक है, पहली वाली लीडिंग बिट है, इसको हमने 0 वैल्यू पे सेट कर रखा होता है। ठीक है, इसको हमने 0 वैल्यू पे सेट कर रखा होता है, जो हमारे क्लास ए को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि ये क्लास ए का एड्रेस है। अगर पहली बिट किसी भी एड्रेस की 0 होती है तो उसके बाइनरी नोटेशन से वी कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्लास ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो नेटवर्क आईडी होती है वो होती है यहाँ पे 8 बिट्स की। ठीक है, और जो होस्ट आईडी होती है वो यहाँ पे होती है 24 बिट्स की। ठीक है, बिकॉज 8 बिट्स के यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, तो कितने हो गए, 24 बिट्स हो गई। अब इसमें एक और पॉइंट है, यहाँ पे जो हमारी ये पहली वाली 8 बिट्स होती है, इसमें क्या होता है कि 0 0 0 0 0 0 0 0, ये होता है हमारा 0। और क्योंकि फर्स्ट बिट तो हमारी फिक्स ही है 0 वाली, और सारे बंद कर दो बाकी के 3 4। ठीक है, ये आपका होता है 127। यहाँ पे जो ये वाला हमारा नेटवर्क होता है, नेटवर्क आईडी होती है, ये होती है जो हमें IANA असाइन नहीं करता है। ठीक है, IANA से असाइन नहीं किया है। अब IANA क्या होता है, ये एक एसोसिएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, जिसने
इस 0 को असाइन नहीं किया एज अ नेटवर्क आईडी, और सिमिलरली जो ये वाली है 127 इसको भी असाइन नहीं करा गया है बिकॉज ये लूप बैक एड्रेस के लिए असाइंड है। किसके लिए? लूप बैक एड्रेस के लिए असाइंड होता है, इसीलिए इसे भी हम यूज नहीं करते। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो नेटवर्क्स होते हैं क्लास ए में, टोटल नेटवर्क्स क्लास ए में कितने बनने वाले हैं? टोटल नेटवर्क्स जो पॉसिबल नेटवर्क्स हैं जो क्लास ए में बनने वाले हैं वो बनेंगे 2 की पावर, क्योंकि ये 7 बिट्स बची है, एक तो रिजर्व है, 2 की पावर 7 माइनस में हमें 2 करना पड़ता है बिकॉज ये दो हमारे असाइंड ही नहीं होते हैं इसीलिए। और अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ होस्ट की, टोटल होस्ट क्लास ए में कितने होने वाले हैं? तो टोटल होस्ट होने वाले हैं 2 की पावर 888 इज 24, 24 माइनस में 2 हम यहाँ पे करते हैं बिकॉज जो पहला एड्रेस होता है वो होता है नेटवर्क एड्रेस, और जो आखिरी एड्रेस होता है वो होता है हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, इसलिए -2 करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं क्लास बी की, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्लास बी के अंदर क्या होता है? देखो क्लास बी के अंदर हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे जो लीडिंग बिट्स है इसे हम फिक्स कर देते हैं 1 और 0 से, तो 1 और 0 तो फिक्स हो गई है, ठीक है। क्लास बी के अंदर स्टार्टिंग में 1 और 0 फिक्स है जो क्लास बी की आइडेंटिफिकेशन के लिए रिजर्व है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 8 बिट्स है, स्टार्टिंग की जो 8 बिट्स हैं, ये तो होती है हमारी नेटवर्क आईडी, और बाकी की जो 8 बिट्स का ग्रुप है ये होती है हमारी होस्ट आईडी। तो ये होती है हमारी होस्ट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्क आईडी कितनी होती है? ये आगे वाली होती है नेटवर्क आईडी, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स की, पॉसिबल नेटवर्क्स, टोटल नेटवर्क्स कितने बनने वाले हैं यहाँ पे? तो कितने बनने वाले हैं? 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर यहाँ पे फर्स्ट ये तो हमारी क्या है? फिक्स हो गई है, तो यहाँ पे बच गई हमारे पास कितनी? या यहाँ पे बच गई हमारे पास 6, और यहाँ बच गई 8, 6 और 8 14 होती है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क्स, 2 की पावर 14। और होस्ट कितने बनेंगे? 2 की पावर 8 प्लस 8 16, तो 2 की पावर 16 -2 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट इज नेटवर्क एड्रेस एंड लास्ट इज आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब यहाँ पे -2 की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी नेटवर्क आईडी को मिस नहीं किया। क्लास ए में हमने ये 0 और 127 को मिस किया था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे -2 करके दिखाया था। इसके बाद हम बात करते हैं क्लास सी की, तो क्लास सी में क्या होता है? क्लास सी के अंदर जो स्टार्टिंग के यहाँ पर 888 स्टार्टिंग की 24 बिट्स होती है, ये रिजर्व होती है नेटवर्क आईडी के लिए, ठीक है। और जो लास्ट वाली 8 बिट होती है ये होस्ट आईडी के लिए रिजर्व होती है, लास्ट 8 बिट्स रिजर्व होती है होस्ट आईडी के लिए, और स्टार्टिंग की जो 24 बिट्स है ये होती है नेटवर्क आईडी के लिए। ये ऊपर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर क्या होता है? क्लास सी के अंदर जो हमारी लीडिंग बिट्स होती है 110 ये फिक्स होती है। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो गए यहाँ पे? 2 की पावर, देखो 8 और 8 हो गए 16, इसके बाद 17 18 19 20, ठीक है। तो कितने हो गए? 2 की पावर यहाँ पे होगी हमारे पास, एक मिनट, 1 2, अच्छा यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी है, 21 होना चाहिए था, ये 0 हमारा यहाँ आएगा, 110 होता है ना, ये यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो गया? 8 और 8 16 17 18 19 20 21, 2 की पावर 21 इज टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड 2 की पावर 8 -2 इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट। अब अगर हम बात करें क्लास डी की, तो यहाँ पर इसे हम यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर भी हमने जो लीडिंग बिट्स है ये फिक्स कर रखी होती है। तो क्लास डी की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे होता है 1 1 1 0, ये फिक्स है क्लास डी के लिए। और यहाँ पर ई में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 1 1 1, ये फिक्स है क्लास ई के लिए। हालांकि क्लास डी और क्लास ए ऑलरेडी रिजर्व होते हैं मल्टीकास्टिंग के लिए, और क्लास ई किसके लिए होते हैं?
आपके मिलिट्री पर्पस के लिए। तो इतना आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ था क्लास सी के अंदर जो एड्रेस है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 110 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे रेंज का भी आइडिया होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार। क्लास ए के अंदर जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 127 तक होती है। इसके बाद क्लास बी में जो रेंज होती है वो होती है 128 से 191। क्लास सी में जो रेंज होती है वो होती है 192 से 223। क्लास डी की जो रेंज होती है वो होती है 224 से 239। और क्लास ई की जो रेंज होती है वो होती है 240 से 255। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था। इसके अलावा जो मैंने आपको यहाँ बताया ये आपको बहुत हेल्प करेगा, इसको जरूर से आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस करा है IPv4 के कॉरेस्पॉन्डिंग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है नेटवर्क टोपोलॉजी से। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस इज कॉल्ड एज द टोपोलॉजी। मतलब विद इन अ नेटवर्क कैसे हमारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है उसी को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं बहुत सारे टाइप ऑफ टोपोलॉजी, जैसे कि हमारे पास होती है बस टोपोलॉजी, देन वी हैव स्टार टोपोलॉजी। इसके अलावा हम पढ़ते हैं यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी। इसके साथ हम पढ़ते हैं मैश टोपोलॉजी, देन ट्री टोपोलॉजी, और सबका जो मिक्सचर होता है वो होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार होती है, बस होती है, लेकिन कार कोई टोपोलॉजी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बनेगा बी, 1 एंड सेकंड इज ट्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, मैश, ट्री, हाइब्रिड, इन सब के बारे में आपको कुछ कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे जो रिलायबल होती है वो होती है मैश टोपोलॉजी, सबसे रिलायबल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर किन्हीं दो नोड्स के बीच में कोई नेटवर्क ब्रेक हो भी गया तो वहां पे बहुत सारे और तरीके होते हैं उस नेटवर्क को फिर से इम्प्रूव करने की। ठीक है, ताकि वो कनेक्शन ब्रेक ना हो। तो सबसे रिलायबल होती है हमारी मैश टोपोलॉजी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन किस में है या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन किस में, हब किस में काम करता है। तो इन सब के बारे में आपको कुछ कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है इसे तो जरूर से पढ़ लेना, यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। हाउ मेनी मैक्सिमम लिंक्स कैन बी क्रिएटेड इन अ मैश टोपोलॉजी नेटवर्क ऑफ एन कंप्यूटर। देखो अगर हम एग्जाम्पल लें, मान लेते हैं हमारे पास 4 नोड्स है, 4 नोड्स मतलब 4 कंप्यूटर्स है, तो इनको हमें मैश टोपोलॉजी में कनेक्ट करना है। तो इसमें लॉजिक क्या होता है कि हर एक नोड हर एक दूसरे नोड से कनेक्ट होना चाहिए। तो जैसे इस तरीके से करते हैं, जैसे ये ए नोड है, ये बी नोड है, ये सी नोड है और ये डी नोड है। तो जो ए नोड है वो बी से कनेक्ट है, वो सी से भी कनेक्ट है और डी से भी कनेक्ट है। मतलब हर एक नोड हर एक दूसरे नोड से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसे जो बी है वो ए से तो है ही, सी से भी है और डी से भी है। ऐसे जो सी है वो डी से भी है। तो इस तरीके से सारे नोड्स हर एक दूसरे नोड से कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारे पास एन कंप्यूटर्स है या फिर एन क्या है, नोड्स है। नोड्स बोलो, होस्ट बोलो, कंप्यूटर्स एक ही बात है। इन्हें होस्ट भी कह सकते हो, इन्हें आप नोड्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स मतलब वायर्स निकालनी है हमें जो कनेक्शन में लगने वाली है, नंबर ऑफ लिंक्स या फिर नंबर ऑफ वायर्स मैश टोपोलॉजी में कितनी यूज हो रही है। आप ध्यान से देखो, अगर हमारे पास हम बात करें एन हमने लिया है 4, तो देखो नंबर ऑफ लिंक्स कितने लगे हमें यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे हमें 6 लिंक्स लगे। ठीक है, अगर मैं इसे जनरलाइज करूं तो लिख सकते हैं यहाँ पे अगर n कंप्यूटर्स हैं तो n माइनस 1/2 लिंक्स लगने वाले हैं। कैसे, देखो 4 माइनस 1/2 सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 6। कैसे, 4 यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2, इसे यहाँ से आप
सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 6। मतलब n(n-1/2) लिंक्स रिक्वायर्ड है हमारे मैश टोपोलॉजी में, अगर ये फुली मैश टोपोलॉजी है तो, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो आपको इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आई होगी, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू कन्वर्ट द आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। ठीक है, कौन से प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए। आईपी एड्रेस आपको पता है 32 बिट्स का होता है जनरली, हम अगर हम बात करें IPv4 की, और मैक एड्रेस होता है 48 बिट्स का। ठीक है, तो आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है ARP प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और पूछ सकते हैं आपसे कि अगर मैक को हमें आईपी में कन्वर्ट करना हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट याद कर लेते हैं सो दैट आपको हमेशा ये याद रहेगा। मैक टू आईपी के लिए अलग प्रोटोकॉल है, आईपी टू मैक के लिए अलग प्रोटोकॉल है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, देखो अगर हम बात करें आईपी से मैक, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे याद किया था इसे ए एम, और यहां मैंने याद किया था RIP। कैसे, देखो मैंने याद किया कि मुझे एम की तरफ जाना है मतलब मैक की तरफ जाना है, और यहाँ मुझे आईपी की तरफ जाना है मतलब इसकी तरफ जाना है। तो जो स्टार्टिंग में ए लिखा हुआ है दिस इज द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल। तो ए के लिए एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और आर के लिए रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो एएम मतलब आईपी से मैक, RIP मतलब मैक से आईपी। इसको आप यूज कर सकते हो, मैंने इसको यूज किया था। तो यहाँ पे आर का मतलब क्या है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और यहाँ पे एम का मतलब क्या था, एम मतलब मैक की तरफ जाना है, तो ए मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये मेरा एक शॉर्टकट है या ट्रिक कह लो, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हो जो आपको समझ में आए। ठीक है, तो मैंने इसको AM और RIP से याद कर रखा था। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे हम 48 बिट से जा रहे हैं IP से, IP के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, ARP की और RARP की, और साथ में इसका भी आइडिया होना चाहिए। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ARP क्या करता है, RARP क्या करता है। आपको इसके लिए मैंने शॉर्टकट बता दिया है। आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर आपको हेल्प मिली है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज इन OSI मॉडल नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। बोला गया है OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर का क्या रोल है। तो ऑप्शन है टोकन मैनेजमेंट, डायलॉग कंट्रोल, फिजिकल ट्रांसमिशन या फिर राउटिंग। तो राउटिंग बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। इसके अलावा नेटवर्क लेयर जो होती है हमारी, वो होती है लेयर नंबर कौन सी, 3। नेटवर्क लेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल। और यहाँ पे इसमें इस लेयर के रोल्स क्या क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेटवर्क लेयर का जो रोल है वो होता है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी का। क्या होता है, होस्ट टू होस्ट, जस्ट अ मिनट, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करते हैं यहाँ पे हम। इसके साथ साथ इसे हम सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी भी कह सकते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन। या फिर इसे आप एक चीज और कह सकते हो, वो होती है मशीन टू मशीन। तो तीनों टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं कि सोर्स टू डेस्टिनेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द लेयर। ठीक है, मशीन टू मशीन डिलीवरी भी यहाँ पे होती है। इसके साथ साथ आपको पता है कि नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस पे काम करती है, मतलब लॉजिकल एड्रेस पे काम करती है, आईपी एड्रेस पे काम करती है। और यहाँ पे आपको पता है आईपी एड्रेस के अंदर होस्ट भी होता है और नेटवर्क भी होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे राउटिंग के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं, राउटिंग के अंदर आता है RIP प्रोटोकॉल। इसके साथ साथ यहाँ पे आता है OSPF प्रोटोकॉल। ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, एंड OSPF स्टैंड्स फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो ये प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है यहाँ पे नेटवर्क लेयर। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे आईपी एड्रेस तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे राउटर्स जो है नेटवर्किंग डिवाइस, इसका भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, राउटर्स का इस्तेमाल करते हैं। राउटर्स का मेन काम क्या करते हैं, ये डिसाइड करता है कि कौन से रूट या कौन से पाथ पे डेटा को ट्रांसमिट करना है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन भी नेटवर्किंग लेयर पे होती है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, मतलब कि जो डेटा है उसे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना यहाँ पे ही होता है। ठीक है, तो ये सब जो काम है वो कहाँ होते हैं, हमारे नेटवर्क लेयर पे होते हैं। इसके साथ साथ कंजेशन कंट्रोल भी हमारा नेटवर्क लेयर से एसोसिएटेड है, कंजेशन कंट्रोल। हालांकि कंजेशन कंट्रोल नेटवर्क लेयर पे भी होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विच लेयर इन ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट में पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिल गया कि सेशन लेयर जो है वो डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सेशन लेयर में बेसिकली होता क्या है, सर्वर से क्लाइंट के बीच में जो कनेक्शन बनता है, मतलब जो सर्वर है वो क्लाइंट को उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो सेशन क्रिएट होता है उसके लिए सेशन लेयर क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेशन लेयर की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो फर्स्ट इज ऑथेंटिकेशन के लिए सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल है। ऑथेंटिकेशन के साथ साथ ऑथराइजेशन के लिए भी सेशन लेयर ही रिस्पॉन्सिबल है, ऑथराइजेशन। इसके साथ साथ सेशन को रिस्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेशन लेयर की होती है, सेशन रिस्टोरेशन। ठीक है, चेक पॉइंट्स वगैरह लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब चेक पॉइंट्स का मतलब होता है सेशन बीन्स वगैरह का यूज करते हैं, जिससे कि जैसे मान लो अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे होते हो तो डाउनलोड करने के टाइम पे अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा खराब हो जाता है तो जो सेशन है आपका वहीं से ही रिज्यूम हो जाता है। तो वो भी आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में सेशन को रिस्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेशन लेयर की। इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन करना, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन करना भी सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले पॉइंट की। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द ओएसआई मॉडल। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। लेयर 1 थ्रू लेयर 3 आर एंड टू एंड। यहाँ बोला है लेयर 1 से लेयर 3 एंड टू एंड होती है और लेयर 4 से लेयर 7 चेन्ड होती है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि लेयर 1 से लेयर 3 जो होती है वो होती है हार्डवेयर लेयर्स। ठीक है, और लेयर 4 से जो लेयर 7 होती है हमारी होती है सॉफ्टवेयर लेयर्स। तो इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं ये कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये एंड टू एंड है और ये चेन्ड है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, नीदर वन नॉर टू इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इन डैश कंप्यूटर नेटवर्क देयर इज नो होस्ट कंप्यूटर फॉर कंट्रोलिंग अदर कंप्यूटर्स एंड ऑल द स्टेशंस आर इक्वल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है टोपोलॉजी से। बोला गया है कि कौन सी टोपोलॉजी के अंदर कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं है जो और अदर कंप्यूटर्स को होस्ट करे और हर एक स्टेशन इक्वल इक्वल वैल्यू का है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर होता क्या है, ये एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसके अंदर रिंग की फॉर्मेट में सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं और जो डेटा है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। जनरली क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी होती है यूनिडायरेक्शनल, लेकिन कई बार वो बाई डायरेक्शनल के तरीके से भी काम करती है। ठीक है, तो एक स्टेशन अपने दोनों नेबर्स के साथ डेटा को शेयर कर सकता है। इस तरीके से काम करती है रिंग टोपोलॉजी। हर एक स्टेशन की यहाँ पे इक्वल वैल्यू होती है। ठीक है, अधिकतर रिंग टोपोलॉजी जो होती है वो हम लैंड्स में इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर हम रिंग टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर केबल वगैरह का ही इस्तेमाल करते हैं या फिर हम फाइबर ऑप्टिक केबल का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर यहाँ पे कोई एक भी नोड फेल हो जाएगी तो इसका नुकसान क्या है कि सारे के सारे जो नोड्स हैं या पूरा जो नेटवर्क है वही फेल हो जाएगा। तो ये इसकी डिसएडवांटेज भी होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रिंग टोपोलॉजी के अंदर हर एक स्टेशन इक्वल प्रायोरिटी का होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड? सिंप्लेक्स, हाफ सिंप्लेक्स मोड, डुप्लेक्स मोड। तो यहाँ पे सिंप्लेक्स मोड होता है, डुप्लेक्स मोड होता है, इसे हम फुल डुप्लेक्स भी कह सकते हैं, लेकिन हाफ सिंप्लेक्स नहीं होता, हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, डेटा को हम तीन तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं। तीन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड हमारे पास होते हैं, ठीक है। सिंप्लेक्स मोड का मतलब क्या है? जो डेटा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही ट्रैवल करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कीबोर्ड से इनपुट देते हो, तो कीबोर्ड से आप इनपुट देते हो, स्क्रीन पे आपका आउटपुट मिल रहा है, तो कीबोर्ड से आप सिर्फ इनपुट दे सकते हो, आपको कीबोर्ड से कुछ मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपका ये कैसा हो गया है? सिंप्लेक्स मोड है, सिर्फ डेटा यहाँ से आप सेंड कर पा रहे हो, रिसीव नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट इज हाफ डुप्लेक्स मोड। यहाँ पर क्या होता है कि डेटा दोनों रिसीवर एंड से और सेंडर एंड से, दोनों एंड से ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही डेटा को सेंड या फिर रिसीव कर सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी पे अगर दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ए और बी, तो जिस टाइम पर ए कम्युनिकेट करेगा उस टाइम पर बी सिर्फ रिसीव करेगा, और जिस टाइम पर बी कम्युनिकेट करेगा या फिर सेंड करेगा उस टाइम पे ए सिर्फ रिसीव करेगा। दोनों साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकते हैं। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि एक ही सेंडर है, एक ही रिसीवर है, सेंडर रिसीवर नहीं बन सकता और रिसीवर सेंडर नहीं बन सकता, ठीक है। फुल डुप्लेक्स या डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि दोनों ए और बी साइमल्टेनियसली एक साथ डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे कि अगर आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हो तो आप बोल भी सकते हो उस टाइम पे और आप सुन भी सकते हो उस टाइम पे, तो हम यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया सिंप्लेक्स, जहाँ पे एक ही डेटा, एक ही डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट करा जा रहा है। ये हो गया आपका हाफ डुप्लेक्स, मतलब दोनों डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट एट अ टाइम ही ऐसा होगा, ठीक है। और ये होगा हमारा फुल डुप्लेक्स, मतलब फुल डुप्लेक्स मतलब दोनों के दोनों जो एंड्स हैं वो डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स में ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, हाफ सिंप्लेक्स कुछ नहीं होता, हाफ डुप्लेक्स होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीआरएस इन मोबाइल कंप्यूटिंग? तो जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है? जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। अब ये है क्या? ये एक सर्विस है जो कि 2G और 3G सेलुलर नेटवर्क्स के ऊपर काम करती है, और इसका मेन काम क्या है कि ये हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर में सपोर्ट करती है, और ये पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसकी हेल्प से होता क्या है कि हम इसकी हेल्प से इंटरनेट कनेक्टिविटी, मल्टीमीडिया और मैसेजिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे, सेल फोन्स पे या फिर किसी भी और दूसरे हैंडहेल्ड डिवाइसेस पे। तो जीपीआरएस एक हमारा वो स्टैंडर्ड है जो मेनली 2G और 3G सेलुलर नेटवर्क्स पे ऑपरेट होता है, ठीक है। आई होप सो आपको इसका आइडिया हो गया होगा, और इसके बारे में जरूर से आप और भी पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अ कनेक्शन दैट अलाउज ट्रैफिक ईदर वे बट ओनली वन वे एट अ टाइम इज नोन एज। तो मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि ये वो आपका एक ट्रांसमिशन मोड है जिसके अंदर जो डेटा है, जो ट्रैफिक है, वो सिर्फ एक ही टाइम पर ट्रांसमिट होता है एक साइड से, लेकिन दूसरे साइड को वेट करना पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। जैसे कि वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी इज द एग्जाम्पल, जिसमें होता क्या है कि एक टाइम पर एक ही जो यूजर है वो कम्युनिकेट कर पाता है, दूसरे यूजर को वेट करना पड़ता है। तो डेटा को ट्रांसमिट हम दोनों साइड से कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही यूजर कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। डैश मोड अलाउज ट्रांसमिशन इन ईदर डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। मतलब ये भी सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का वो थोड़ा सा अलग है। क्या बोला गया है कि यहाँ पर ट्रांसमिशन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है लेकिन एक साथ नहीं होगा, मतलब साइमल्टेनियसली नहीं होगा। एट अ टाइम सिर्फ एक ही डायरेक्शन से ही कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? हाफ डुप्लेक्स होगा। हाफ सिंप्लेक्स तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है।
फुल डुप्लेक्स बोला, डुप्लेक्स एक ही बात है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब लैन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लैन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, मैं बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है लैन के रिस्पेक्ट में। तो देखो, लैन, मैन, वैन, बेसिकली ये 3 कैटेगरीज होती है जिसमें हमने नेटवर्क्स को डिवाइड कर रखा होता है, और बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एरिया कवरेज हमने नेटवर्क को डिवाइड किया होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बाय द वे ऑफ सैटेलाइट्स एंड माइक्रोवेव, बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पे सैटेलाइट की तो हम बात करते ही नहीं, लैन को हम एक शॉर्ट रेंज में ही यूज करते हैं। जैसे मान लो किसी बिल्डिंग में या फिर किसी होम में अगर आपको नेटवर्क सेटअप करना है तो वहां पे हम लैन को लगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट है फास्टर देन वाइड एरिया नेटवर्क। तो बोला गया है कि ये वैन से फास्ट होता है, बिल्कुल ठीक पॉइंट है, वैन से फास्ट होता है लैन। कवर्स लिमिटेड एरिया, तो लास्ट के 2 पॉइंट से सही है लेकिन फर्स्ट पॉइंट सही नहीं है। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो, अगर हम बात करें वैन की, तो आपको पता है वैन क्या होता है। जो वैन है वो बहुत सारे लैंड से मिलके बनता है, ठीक है। वैन जो है वो बहुत सारे लैंड से मिलके बनता है, और वैन पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकता है, लेकिन जो हमारा लैन है वो अधिकतर क्या होता है, प्राइवेट ही होता है। और एक वैन की मदद से हम एक इंटायर कंट्री, सब कॉन्टिनेंट तक को हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है लैन में एज कम्पेयर टू वैन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वैन है वो ज्यादा प्रोपोगेशन डिले को फेस करता है एज कम्पेयर टू लैन, दैट्स वाई लैन की जो इंटरनेट स्पीड है वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू वैन, और जो मैन होता है उसकी मॉडरेट इंटरनेट स्पीड हो सकती है, आप कह सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो यहाँ पे मैन से क्वेश्चन आ गया है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारे लैंड से मिलके बन जाता है मैन, और जो वैन है वो तो बहुत ही बड़ा लार्जर नेटवर्क हो गया हमारे पास, ठीक है। तो मैन जो होता है वो काफी सारे लैंड से मिलके बनता है, ठीक है, और ये किसी सिटी, किसी टाउन को कवर कर सकता है। मैन भी हमारे क्या होते हैं, बेसिकली प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन जर्नल केस में हमने क्या देखा है कि जो आपकी टेली कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स होते हैं या फिर जो केबल ऑपरेटर होते हैं वो इसे ओन कर लेते हैं और पूरी सिटी के अंदर इसे चलाते हैं और इसे मेंटेन करते हैं, लेकिन इनको डिजाइन करना और मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और मैन जो होते हैं वो आपके नॉर्मल मॉडरेट इंटरनेट स्पीड को ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है स्टेटमेंट क्या है कि ये कलेक्शन ऑफ लैन होता है, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सपोर्ट बोथ डेटा एंड वॉइस ट्रांसमिशन, बिल्कुल ठीक बात है। आप देखते हो आपके केबल टीवी नेटवर्क के अंदर आपको डेटा भी मिल रहा है और आपको वॉइस भी मिल रही है, मतलब आपके सामने वीडियो भी आ रही है और ऑडियो भी आ रही है। तो मैन दोनों को ही सपोर्ट करता है, और यहाँ पे भी नेटवर्क कंजेशन होने के चांसेस रहते हैं, दैट्स वाई इसे मेंटेन करना मुश्किल है। तो कह सकते हैं कि जो मैन होता है वो हमारे सिटी को, स्मॉल टाउन को, या फिर इवन विद बड़े बड़े टाउन्स को भी कवर कर सकता है, अगर हमारे पास जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली आपस में कनेक्टेड है और अच्छे से ऑपरेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिस्पेक्टिव टू मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। तो इनकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकता है और इनकी फंक्शनैलिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आपको आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करे वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि नेटवर्किंग पर ही बेस्ड होने वाले हैं। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, फ्रूटफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और इस एंड टाइम पे आपको ज़रूर से मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, और मॉक टेस्ट के लिए आप जा सकते हो +edu.com पे जाके आप मॉक टेस्ट को वहाँ पे परचेज कर सकते हैं, और फर्स्ट मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज भी, उसे आप जाके देखिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।